वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, या फिर उसको क्या बोलते हैं, हेनरी, और वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमने इसके पहले जो टॉपिक देखा था वो था सेल्फ इंडक्टेंस। क्या था भाई? सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हम ये कह सकते हैं फिर से कि जब किसी एक पर्टिकुलर कॉइल में आप करंट को चेंज करते हो तो खुद के कॉइल में करंट की चेंज होने से एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसके खुद के कॉइल में ओरिजिनल करंट के अलोंग या उसके अपोजिट में एक करंट हो सकता है बिकॉज ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड। अलोंग या अपोजिट डिपेंड्स ऑन कि आपका फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। If the flux is increasing, it should be opposite. If the flux is decreasing, it should be along the same direction as that of the original one. Clear है ना? इस इवेंट को हमने बोलना है सेल्फ इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। अब बात आ रही है म्यूचुअल इंडक्शन की। क्या हो रही है? म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हमारे पास ऐसे टू कॉइल्स हो और दोनों कॉइल इतने क्लोज हो कि दोनों को एक दूसरे पे फर्क पड़े, दोनों का इसमें कुछ चेंज करेंगे तो इसके पास फर्क पड़ना चाहिए, बहुत दूर नहीं हो, क्लोज हो। तो अगर एक कॉइल है और इस कॉइल में अगर हमने करंट देना है और इस करंट को हमें चेंज करना है, करंट को हमने चेंज किया तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो इसने दोनों का फेसिंग जो फेस है ना ऐसे ऐसे है ना, फिगर में ऐसे हमने दिखाया, दोनों का फेस आर टुवर्ड्स ईच अदर, फेस ऑफ द कॉइल आर टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमने रखा है टू कॉइल्स को, कॉइल ए एंड कॉइल बी को। तो अगर मैं इसमें करंट को चेंज करूंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास करेंगे तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। तो जब इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ डेवलप करेगा। तो इसमें भी ईएमएफ कैसे डेवलप करेगा? तो इफ द करंट इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज। तो फिर इसमें जो कॉइल होगा उसमें एक ऐसा करंट होगा जो इसके ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड देगा। अगर करंट इसमें डिक्रीज करेगा तो इसमें एक ऐसा करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है अभी, आइदर करंट में भी इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस तरीके से एक कॉइल में करंट चेंज कर रहा है लेकिन उसका इफेक्ट किसमें मिल रहा है? हमें दूसरे कॉइल में। सच इवेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सच इवेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सिंपल है, सेल्फ इंडक्शन समझ में आ गया तो म्यूचुअल इंडक्शन भी समझ में आ जाएंगे। ओके, तो मेक द स्टेटमेंट म्यूचुअल इंडक्शन। if the current in one of the coil is changing, then there will be change in magnetic flux through the other coil. Hence, there will be induced EMF, induced EMF in the other coil.
This phenomenon is known as mutual induction. This phenomenon is known as mutual induction. अगर इस कॉइल में मैंने करंट को चेंज करूंगा तो इसका इफेक्ट हमें इसमें दिखेगा, इसमें चेंज करूंगा तो इसका इफेक्ट इसमें दिखेगा। इनकी जो चेंजिंग की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड करेंगे तो करंट होंगे अकॉर्डिंगली। आगे देखेंगे कैसा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सिचुएशन, बट जो भी होगा करंट तो होने हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने हैं। और ऐसे इवेंट को, ऐसे फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। The next point, the EMF induced in mutual induction is equal to minus m di upon dt. क्या होता है? माइनस m di upon dt. Here m is called, क्या कहते हैं भाई? म्यूचुअल inductance. Mutual inductance which depends on the geometrical shapes, separation, shapes and geometrical shapes and nature of medium. Nature of medium between them, between the coils. अब यहाँ पे दोनों कॉइल आए हैं तो दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा एक पेयर ऑफ कॉइल के लिए होता है। इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी एक कॉइल का नहीं होगा, दोनों का मिलाकर के होगा। ओके, सो इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल। नोट कर लें। For a pair of coil, ये है लॉ ऑफ, ये है म्यूचुअल इंडक्शन लॉ है। अब एग्जैक्टली एम की वैल्यू क्या आने वाला है वो तो डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सपोज करके हमारे पास ऐसा ही टू टर्न्स है तो इसकी एम की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैंट भी देख सकते हैं। अभी देखते हैं कई सारे केसेस। तो म्यूचुअल आमतौर पे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होता है, सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों का यूनिट एक ही आने वाला है। EMF is equal to minus L di upon dt था ना। L का भी यूनिट वही है जो M का यूनिट है, तो बोलो M का यूनिट क्या होगा? जो L का यूनिट होना चाहिए। L की जगह पे M ने अब रिप्लेस कर दिया तो दोनों का यूनिट तो सेम ही है, तो बोलो M का यूनिट क्या है? हेनरी या फिर वेबर पर एम्पियर, है ना। तो बोथ हैव द सेम यूनिट, both have the same unit. Now mutual inductance of a pair of solenoid देखो भाई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ सोलेनॉइड निकालना है। देखें कैसे,
तो हमारे पास एक सोलेनोइड, एक बिगर सोलेनोइड है, और इसका भी इसका लेंथ L1 ले लेते हैं। इसकी जो रेडियस है वो R1 ले लेते हैं। इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो N1 ले लेते हैं। पहले एक कॉइल हमने दिखाया आपको, एक सोलेनोइड। अब इसके अंदर में मैं एक अनदर सोलेनोइड डाल लेता हूं, या बाहर में जहां मर्जी हो ऐसे। बाहर में हमारे पास जगह नहीं, मैं अंदर में अच्छी खासी जगह है, यहीं पे डाल दूं। मैं एक सोलेनोइड अब यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं ब्लू कलर लेना चाह रहा था। ब्लैक है तो नहीं, अभी आजकल ब्लैकिंग चल गया है ना, इससे ब्लैकिंग निकल गया। एक में होगा, एक में मैंने इंटेंशन नहीं डाला था। है ना, ऐसे। अब इसके अंदर में एक ऐसे कॉइल रख लेता हूँ भाई, यहाँ पे ऐसे हो गया। ऐसे एक बड़ा सा कॉइल ऐसे जो हमारे पास नहीं है अभी, जिसका फिगर है, और एक रियल कॉइल ऐसे उसके अंदर में डाल दिया। हो गया पेयर ऑफ कॉइल, हो गया। तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। नॉट नेसेसरी कि दोनों का लेंथ सेम हो, नॉट नेसेसरी दोनों का लेंथ सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हमने डिफरेंट ही ले लिया। तो ये हो गया L2 लेंथ वाली, और इसका जो रेडियस है वो हो जाएंगे R2। ऑब्वियसली ये R2 लेंथ का रहेगा, और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2। और क्या, बस हो गया। ओके। और दोनों की सबके बीच में वैक्यूम है या एयर है, एयर फील्ड, एयर कोल्ड बोलेंगे, कोई मीडियम नहीं है। अब इसकी हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा पेयर ऑफ कॉइल के लिए होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल। आप करंट किसी में भी दोगे ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू एक ही आने वाला है। अगर मैं इसमें भी करंट दूंगा तब भी वही म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, इसमें भी दूंगा तभी वही म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। ठीक है। अगर इसमें करंट चेंज करेगा तो उसका इफेक्ट इसमें दिखेगा। अगर मैं इसमें करंट दिया और इसको वैरी कराया तो इसका इफेक्ट इसमें दिखेगा। अगर इसमें करंट चेंज करेंगे तो इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा, अगर इसमें करंट चेंज करेंगे तो इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा। बट द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल रिमेन द सेम। इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ पेयर ऑफ for a pair of coil, always defined for a pair of coil. Okay. लेकिन जब हमें इसको ड्राइव करना हो कि m की वैल्यू क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक में करंट दे देते हैं। तो लेट्स एक में हम वेरिएबल करंट देते हैं, किस में देना चाहेंगे, जो भी ले लो, यहाँ पे कर ले बड़े वाले में। ओके। तो मैंने इसमें करंट आई दे दिया, और करंट आई इसमें चेंज कर रहा है किस रेट से, डी आई अपॉन डेट्स इज द रेट ऑफ चेंज इन करंट, रेट ऑफ change in current, rate of change in current in the bigger coil, larger bigger, है ना। बिगर वाले कॉइल में मैंने इसमें डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर गया। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसमें। तो हमें तो फ्लक्स देखना पड़ेगा। इसमें करंट देंगे तो फ्लक्स किस में आएगा भाई, देखना। इफ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल इज चेंज्ड, देन देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द अदर कॉइल। भाई दूसरे कॉइल में कितने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, यही करना है ना। तो करते हैं भाई। करंट किसमें दिया, बिगर वन में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें देखना है हमें, स्मॉलर वन में। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द स्मॉलर वन, टॉपिक लेकर के अच्छे से नोट करते हैं इसको। हेंस यहाँ पे स्टॉप।
Now the magnetic flux through the bigger या inner solenoid में देखते हैं भाई, इनर सोलोनॉइड में कितने मैग्नेटिक फ्लक्स, तो लिखते हैं फाई, बोलना इन साइड में, इनर में, इन साइड किसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर में कितने मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड किसने क्रिएट किया, तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, उसमें करंट क्या है आई, तो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई तो हो गया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इनटू एरिया, यही तो होता है ना बी डॉट ए, तो मैग्नेटिक फील्ड किसमें, तो आ गया म्यू नॉट और नंबर ऑफ टर्न n1 और n2 आई, यही तो आ रहा है, और एरिया, एरिया किसका होता है, स्मॉलर का, जिसमें इसके थ्रू निकालना है, इसमें कितने एरिया आ रहा है वो निकालना है ना, फ्लक्स किसके थ्रू देखना है हमें, इसके थ्रू देखनी है ना, तो फ्लक्स इसके थ्रू देख लेते हैं, तो व्हाट इज द एरिया, पाई r2 स्क्वायर, ये हो गया ना फ्लक्स इनर के थ्रू, है ना, ओके, so what is the EMF, what is the EMF, hence EMF, therefore EMF induced is equal to minus d phi upon dt, can be equal to minus sign mu naught, अच्छा ये तो टोटल ईएमएफ नहीं हुआ, ये किसी एक कॉइल के थ्रू हुआ, किसी एक कॉइल के थ्रू, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, नहीं n2 तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n2 आएगा, ब्लू से लिख लेता हूं, और n2 की वैल्यू कितना होना चाहिए, n2 into L2, है ना, n2 into L2, तो साथ में यहाँ पे ये हो गया थ्रू ईच टर्न, यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्रू ईच टर्न, तो टोटल हो गया n2 into L2, नॉट क्लियर, ये हो गया टोटल फ्लक्स हो गया, तो बाकी सब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिया, क्या क्या हो गया, n1 हो गया, एक n2 भी आ गया, L2 भी आ गया, पाई r2 स्क्वायर भी आ गया, यही है ना, और फिर इधर आ गया डी आई अपॉन डी टी, है नंबर वन इक्वेशन, दिस इज द ईएमएफ, एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, as for mutual induction EMF is equal to minus m di upon dt, मतलब इसी को क्या बोलना है, इसी को m बोलना है, आप ऐसे लिखे या नहीं लिखे, हम इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, दिस कांस्टेंट इज एक्चुअली m, दिस कांस्टेंट इज एक्चुअली m, निकालना बहुत ही आसान है, जैसे आपने फ्लक्स निकाल लिया, डी आई अपॉन डी टी को हटा दिया, बाकी सब कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, m बन जाएगा, माइनस n को हटा देना है, hence mutual inductance